एक भाई ने सवाल किया था कि हम H4 के टाइम फ्रेम को और 15 मिनट के टाइम फ्रेम को कंबाइन करके किस तरह से देख सकते हैं। सबसे पहले तो आपने H4 का टाइम फ्रेम ओपन कर लेना है और उसके बाद आपने ट्रेंड डिफाइन करना है कि किस साइड का ट्रेंड है। यहाँ पे देखो पिछला हाई था और आगे इसका लो बना, लेकिन मार्केट की प्राइस पिछले हाई को और इस लो को ब्रेक कर चुकी है नीचे। ठीक है, इस तरीके से नीचे ब्रेक कर चुकी है, तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पर H4 के टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर डिफाइन करना है। जिस तरह ये एक ट्रायंगल है, स्ट्रक्चर डिफाइन करने के बाद आपने एंट्री तलाश करनी है। अब एंट्री कैसे मिलेगी? एंट्री के लिए हमें जाना पड़ेगा छोटे टाइम फ्रेम में। वैसे तो यहाँ पर हमें ना बहुत बड़ा एरिया मिलता है, तकरीबन तकरीबन 60-70 पिप का एरिया बन जाता है एसएल रखने के लिए। तो हम चाहते हैं कि 60-70 पिप का एसएल हम ना रखें, बल्कि थोड़ा बहुत पीछे जाएगा, ये करेक्शन करे तो उस सूरत में हमें थोड़ी बेहतर एंट्री मिल जाए। उसके लिए हमें जाना पड़ेगा M15 के टाइम फ्रेम में। ठीक है, हम थोड़ा सा बैक चले जाते हैं, कहाँ पे M15 के टाइम फ्रेम में। अब ये वो स्ट्रक्चर है जो हमने H4 के टाइम फ्रेम में फाइंड किया था। उसके बाद हमें इसमें एंट्री लेनी है, और एंट्री लेने के लिए हम यहाँ से तो नहीं ना बैठ सकते डायरेक्ट। ठीक है, तो हमने कोशिश करनी है कि हम इसका जो है रिट्रेसमेंट देखें। इसमें रिट्रेसमेंट के लिए हमने एक टूल यूज़ करेंगे, फिबोनाची। फिबोनाची वो उसका बेस्ट लेवल होता है 50, 60, 70, 80। 60-70 काफ़ी होता है। 80 तक भी अगर रहता, अगर 80 से ऊपर जाता तो फिर उसमें जो एक्यूरेसी है उसकी वो कम हो सकती है। ठीक है, तो अगर 50, 60, 70, 80 इन तीनों ऑप्शन या चारों ऑप्शन में से कहीं से भी आपको प्राइस की रिजेक्शन मिलती है तो आप वहाँ पर एंट्री बना सकते हैं। लाइक जिस तरीके से यहाँ पर था, अगर हम यहाँ पर एंट्री बनाते हैं, लाइक समझो अगर यहाँ पर एंट्री बनाते हैं इस लेवल पर, तो हमारा जो एसएल है वो ऑलमोस्ट 70 पिप के करीब या 75 पिप के करीब बनता है। लेकिन अगर वही एंट्री हम यहाँ पर जाकर लेते हैं, ठीक है, यानी कि रिट्रेसमेंट के बाद लेते हैं, तो वही एंट्री हमें 50 पिप के एसएल के साथ मिलती है। तो 20-25 पिप हमने जो एसएल बचा ली है वो हमारा प्रॉफिट ही है। यानी कि ये इस तरीके से है, जिस तरह एक दुकानदार किसी होलसेलर से कोई चीज़ खरीदता है ना, तो वहाँ से वो जितना ज़्यादा कम मार्जिन में यानी कि कम पैसों में चीज़ खरीदेगा, उतना ही उसका ज़्यादा प्रॉफिट बढ़ जाता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी अगर हम अ, कम लॉस के साथ खरीदेंगे, यानी कि जितना हो सकता है अपने एसएल को छोटा कर लेंगे, वो ही हमारे लिए ज़्यादा प्रॉफिट बनेगा। ठीक है, क्योंकि आगे से हम प्रॉफिट को नहीं बढ़ा सकते, हमारा प्रॉफिट वो एक लेवल फिक्स होता है, उससे आगे मार्केट का पॉसिबल नहीं होता आगे जाना। तो हम पीछे जो है ना इस तरफ मार्केट को यानी कि अगर पुल रिट्रेसमेंट करते हुए मार्केट बैक साइड पे जाती है, तो यहाँ पर हम अपना टीपी बढ़ा सकते हैं, एसएल छोटा कर सकते हैं, टीपी बढ़ा सकते हैं। इस सूरत में हमारा जो टीपी और एसएल होगा वो बनता है जी, वैसे तो अगर हमने नापना है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से बनता है 70, माइनस है तो इसका डबल हमने वो रखना है जी, टीपी रखना है। हम देख लेंगे यहाँ पर। अब मैंने बताया आपको कि हम छोटे टाइम फ्रेम में जाकर क्यों देखते हैं। छोटे टाइम फ्रेम में इसलिए देखते हैं कि छोटा टाइम फ्रेम हमें ये बताता है कि भाई आपको एक अच्छी एंट्री मिल सकती है यहाँ से। और टीपी कहाँ पे रखना है वो आप ये भी डिफाइन कर सकते हैं। एक तो ये लेवल, ठीक है, इस तरह के लेवल से आप डिफाइन कर सकते हैं, हाँ यहाँ पर रिट्रेसमेंट आ सकती है, जैसे कि यहाँ पर आई है रिट्रेसमेंट। लेकिन डिपेंड करता है कि रिट्रेसमेंट कितने ज़ोरों शोर से आई है। अगर बहुत ज़्यादा ज़ोरों शोर से आ रही है, बड़ी बड़ी कैंडल बन जाती है ऊपर साइड के, तो फिर आप निकल जाओ, वही बेहतर है। और अगर नहीं इतने ज़ोरों शोर से आ रही, तो यानी कि सेल की ज़्यादा ही प्रेशर है, तो फिर आप अगले नेक्स्ट जो लेवल है वहां तक बैठ सकते हैं। जैसे कि ये लेवल है, ये वाला लेवल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो आप यहाँ पर भी अपना टीपी रख सकते हैं इस तरीके से। ये वो तरीका है जिसके ज़रिए आप दोनों टाइम फ्रेम को कंबाइन करके पहले में ट्रेड सेटअप तलाश करते हो और दूसरे में एंट्री का पॉइंट तलाश करते हो। एक को इसलिए हम यूज़ करते हैं कि वो बड़ा टाइम फ्रेम है और उसमें हमें लॉन्ग टर्म का ट्रेंड मिल जाता है, और छोटे टाइम फ्रेम को हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हमने एक अच्छी पॉइंट पर एक अच्छी एंट्री मिल सकती है। यानी कि हमारा जो एसएल है वो छोटा हो सकता है अगर छोटा टाइम फ्रेम हम यूज़ करेंगे। और इन दोनों टाइम फ्रेम को ही हम क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि थोड़ी कैलकुलेशन के बेस पर हमें ये करना पड़ता है। अगर एक बहुत बड़ा टाइम फ्रेम यानी कि डेली का टाइम फ्रेम हो और वहाँ पर हम सीधा शिफ्ट करें 15 मिनट पे या M5 पे, तो वो कुछ रबत नहीं बनता। बहुत बड़ा टाइम फ्रेम होता है डेली का, और यहाँ पर हम बहुत छोटा टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हैं। या H1 का टाइम फ्रेम में है और वहाँ पर हम M15 का टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हैं,
तो वो कुछ रबत नहीं बनता, या M30 का टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं, वो तो करीब-करीब ही हैं, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, या कैंडल बहुत ज़्यादा देर में क्लोज़ होती हैं। छोटे टाइम फ्रेम में हम, यानी कि H4 का टाइम फ्रेम है और वहाँ पे हम शिफ्ट करते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो H4 के टाइम फ्रेम के हिसाब से तकरीबन ये 16 कैंडल बनती हैं H4 के टाइम फ्रेम में 15 मिनट की। यानी कि अगर मूविंग एवरेज को भी लगाएं तो वो हमें इसकी कैलकुलेशन निकाल के दे सकता है 16 कैंडल की, कि ये क्या करने वाला है, इसका प्रेशर किस तरफ आ रहा है। ये तरीका है, आप इसको और भी मजीद भी बेहतर कर सकते हैं अपने प्रैक्टिस के साथ। अगर प्रैक्टिस करेंगे इस पर तो और इसे मजीद बेहतर कर लेंगे, इसमें और चीज़ें ऐड भी कर लेंगे, इसमें जो चीज़ें आपको पसंद नहीं है वो निकाल देंगे, तो ये सारा आपका निज़ाम बेहतर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ आए। अगर समझ आती है तो आपने लाइक ज़रूर करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और कमेंट में नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक बताना है जिसकी आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत महसूस हो।